ये एक स्लाइड है। ये स्लाइड में आप देखेंगे चर्निंग द ओशन ऑफ लाइफ। ये हमारा ब्रो चक्रा, ब्रेन को अगर हम उल्टा कर दें तो आप देखो कि अगर हमारा ब्रेन यहाँ से निकाल के और इसके नीचे का हिस्सा अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि जो इसने बोला है कि रियल हार्ट और हंसा। हंसा वर्ड पत्री जी ने भी बहुत यूज किया। हंसा पकड़ो, अहिंसा और हंसा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेथ है वो यहाँ से, आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट लिखा है। मैं कर्सर लगाती हूँ, ये फ्रंट है ना। तो यहाँ से जैसे ही हमने सांस लिया, ये यहाँ से गया तो ये हमारा यहाँ से जाएगा। ये आपको दो लोब्यूल से दिख रहे हैं। ये ब्रो चक्रा की सारी बात हो रही है। और बीच में लिखा है यहाँ पर कि जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी एंड रियल हार्ट, हंसा, क्राउन ऑफ हस्तिना। अब एक बात है, हस्तिनापुर आपने सुना होगा, हस्तिना, क्राउन ऑफ हस्तिना। और जब हम बोलते हैं इंद्रियां और हमारा मन और हमारी बैलेंसिंग, ये क्राउन ऑफ हस्तिना का मतलब है कि आप कितने बैलेंस रह कर अपने डिसीजंस लेते हो। पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर आपको गुस्सा आता है, एंजाइटी रहती है, तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ आपका हार्ट कनेक्ट होगा और हाई ब्लड प्रेशर होना, एंजाइटी होना, डिफरेंट टाइप के ऑफ हार्मोन्स निकलना, ये सारा हमारा ब्रो चक्रा से रिलेटेड है। तो इम्बैलेंस होना इस ये शो करेगा कि हमारा जो रियल हार्ट है, हंसा है, जो क्राउन ऑफ हस्तिना है, ये हमारा बैलेंसिंग नहीं है। ये जहाँ पे हमारे आप देख रहे हैं पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी के नीचे अगर आप देखेंगे कूर्म नाड़ी है, कूर्म नाड़ी टॉर्टवाइस। कूर्म नाड़ी क्या होती है, टॉर्टवाइस क्या करता है, आपने देखा है कि सारे लिम्स को अंदर ले लेगा, जिसको हम प्रत्याहार बोलते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। स्पेसिफिकेशंस क्या प्रत्याहार की, आहार के अतिरिक्त आपको क्या चाहिए। आहार के अतिरिक्त आपको चाहिए कूर्म नाड़ी की तरह कि सब अपनी इंद्रियों को समेट लेना, सब चीजों को समेट लेना। ये हमारा सहस्रार जब ओपन होने लगता है और जब हम सोल और स्पिरिट की कॉम्बिनेशन को करने लगते हैं, तब हमारी कूर्म नाड़ी एक्टिवेट होती है। मतलब हम अपनी इंद्रियों को, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि सुबह उठना, सुबह हमने मान लो 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, हमने अपनी ध्यान साधना करनी है। अब हमारी आंखें खुली, अंदर से आवाज आई कि नहीं नहीं और सो जाते हैं। इंद्रियों ने तो एक बार आपको मैसेज दे दिया कि और सोना है, लेकिन अगर हमारा रियल ब्रो चक्र एक्टिवेटेड है, बैलेंसिंग है, तो हम कहेंगे कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, उठना चाहिए। हम उठ के बैठेंगे क्योंकि सुबह का मुहूर्त है, रात्रि के चौथे पहर में इस मुहूर्त में हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो जब हम अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेते हैं, प्रत्याहार, आहार के अतिरिक्त जो आपकी इंद्रियां जो आपसे डिमांड करवाती हैं, उसको सुकोड़ के और अपनी स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहना, ये ब्रो चक्रा का मेन रोल रहता है। अब और भी और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि अब हमारी ऑफिस में कोई आता है और कोई फाइल निकालना चाहता है। फाइल कहता है कि हमें तो आज ही चाहिए, और मेरे को ये पता है कि इस फाइल को मैं बिना पढ़े साइन नहीं कर सकती। अगर मैं स्थित प्रज्ञ की स्थिति में नहीं हूं, तो मैं आनन फानन में एक प्रेशर के माध्यम से मैं साइन कर सकती हूँ। अगर मेरे को ये पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, अगर ये डिसीजन मेरी फाइल पे अगर होगा तो ये सब समाज के लिए होना है, तो मैं बहुत बैलेंसिंग तरीके से, अनबायस तरीके से उसको पढ़ के साइन करूँ। ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति है जब आपके पास वो ज्ञान एक सही दिशा में जाता है। तो ये कुर्म नाड़ी जो इसमें दिखाई है, ये कुर्म नाड़ी, और उसके नीचे जो लिखा है पीनियल ग्लैंड, जो पीनियल ग्लैंड है उसका एक्टिवेशन होता है जब आप उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आओगे, ऑटोमेटिकली आंख बंद करते हो
तो पीनियल ग्लैंड का इतना अच्छा फंक्शन है, मतलब मैं कहती हूँ आप सब इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं ना, कि जो एक पीनियल ग्लैंड का मतलब ये है कि अगर हम अपनी आंखें बंद करते हैं आधा घंटा 40 मिनट मेडिटेशन के दौरान, मैं कहती हूँ इससे अच्छी चीज कोई जिंदगी में दुनिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली हायर वर्ल्ड के साथ लिंकअप होते हैं, डायरेक्टली हायर वर्ल्ड के साथ। क्यों? एक ही ग्लैंड ऐसा है जो आंख बंद करने के बाद हमारा डीएमटी हार्मोन को रिलीज करता है। इट्स ए ग्रेट साइंस, इतनी बड़ी साइंस है ये कि हम सिर्फ इतनी सी बात समझ लें कि भाई आंख बंद करके बैठना है। तो पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों का जो रोल है, ब्रो चक्र और सहस्रार, इन दोनों का बहुत गहरा रिलेशनशिप है। साइड में देखो लिखा है हिरण्य गर्भ। हिरण्य होता है गोल्डन, फादर्स वूम बोला है, जो अनुपाद का, जो अनुपाद का मैंने दिखाया वो हिरण्य गर्भ, फादर और सन का रिलेशनशिप बोला है। बाइबल ने बोला है कि पहले फादर आता है फिर सन आता है, यानी कि आदि और अनुपाद का। तो ये गोल्डन एग बोला गया है, इसको हिरण्य गर्भ बोला गया है। कि जब आप बहुत बैलेंसिंग स्टेट में होते हो तो आप टाइम से परे ही चले जाते हो। इसलिए जो ऋषि मुनि है वो 200 साल, जैसे महाअवतार बाबा, तो महाअवतार बाबा का जो है ये, वो हिरण्य गर्भ की स्थिति है। अब उनको और कुछ भी, क्योंकि उन्होंने उस चीज को साधा है, उन्होंने समझा है। अब उनका जो केवल कुंभक है, केवल कुंभक में ही वो स्थित है। तो हिरण्य गर्भ की ऐसी स्थिति आती है कि जहां पे आप उसी वूम में रहते हो, एक गोल्डन एक ऑरा में ही और एक फील्ड में ही रहते हो। तो अब नीचे की लाइन मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये पिक्चर है। ये एक प्रियानंदा जी हैं, महाअवतार बाबा के ही डिसाइपल हैं। मैंने शायद पहले कुछ पिक्चर्स दिखाई थी। उन्हीं के जो डिसाइपल आज की डेट में परमहंस योगानंदा जी के बाद जो महाअवतार बाबा के बारे में बताते हैं और जो क्रिया योग बताते हैं, ही इज द वन ऑफ आउट ऑफ दैट डिसाइपल्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि चर्निंग द 7 ओशंस रेफर्स टू द पोरिंग ऑफ प्राण इन ईच ऑफ द 7 चक्रास। वो ही कहते हैं कि अगर आपको अपने सारे ग्रह साधने हैं तो एक सांस के जरिए ही तुम साध सकते हो। वही उन्होंने क्रिया योग बताया कि जैसे ही आप एक सांस लोगे और छोड़ोगे, उसी में आपके ये 9 ग्रह आते हैं। आगे मैं पिक्चर दिखाई है। तो प्राण स्वरूपा, प्राण स्वरूप कौन है? जो देवता है, उनको देवता बोला गया है, जो हमेशा अपनी प्राण के साथ रहते हैं। वेयर एज दी अपान स्वरूपा, अपान स्वरूपा वो होता है जो हम लोअर जो 3 चक्रास होते हैं उसमें अगर हम ज्यादा रहे, मटेरियलिज्म में ज्यादा रहे, ज्यादा मोह में रहे, राग में रहे, द्वेष में रहे, तो उनको बोला गया है कि ये असुर है। ठीक है? तो ये पिक्चर है पूरे ब्रेन में, जो ऊपर लोब्यूल्स है, और उसके बाद रियल हार्ट है, पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, और हमारा कूर्म नाड़ी है। ये सारा ब्रो और सहस्रार को दर्शाती है। ओके। और इसके साथ ये जो पिक्चर मैंने लगाई है, ये एक पिक्चर मैंने ली है कि जो हमारी हार्ट कॉन्शियसनेस, इन्होंने कहा कि रियल हार्ट ये है, लेकिन हार्ट वाले क्या बोलते हैं कि हार्ट में लिटिल ब्रेन रहता है। तो ये रेसिप्रोकल है, हार्ट और ब्रेन का कोहेरेंस। ये जो कुर्म नाड़ी है, वो जब, कुर्म नाड़ी का मतलब आप इतना समझिए कि जो हमारी इंद्रियों को, जब हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें, जरूरत है तो यूज करें, नहीं तो हम अंदर ही रहें, हम अपनी इंद्रियों को अपने समेट के ही रखें। अब ये पिक्चर भी वहीं से, उसी पुस्तक से ली है, सिंपल इतना समझाने के लिए कि ऊपर देखो अंजन लिखा है, जहां पे मेरा कर्सर चल रहा है, प्रत्याहार सेंस विड्रॉवल, और उसके बाद सहस्रार समाधि। यानी कि अगर हम स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहते हैं, और ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ये तो इतना फेमस है भगवत गीता का, कि जब जैसे ही ज्ञान आपके पास आता है और आप अगर सही दिशा में चलते हैं, तो आपके सारे कर्मों को दग्ध कर देता है। किसी भी तरह के कर्म हो, शुभ अशुभ, सारे कर्मों को दग्ध करने के लिए
ज्ञान अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होना का मतलब ये नहीं होता जैसे हम नॉर्मली थर्ड आई एक्टिवेशन, नहीं 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 नहीं, वो नहीं है थर्ड आई एक्टिवेशन। वो थर्ड आई एक्टिवेशन वो नहीं होता। थर्ड आई एक्टिवेशन होता है कि आप अपने 24 घंटे की जिंदगी में किस प्रकार से अपने उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, उस अपनी ज्ञान के बेसिस पे आप किस प्रकार से बिहेवियर करते हैं। प्रैक्टिकल बात है। जैसे कि कुंडलनी की बात की थी, कुंडलनी का मतलब होता है कि आप कितने अवेयर हो, कब 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 जागिए, वो कब कब सोइए। कुंडलनी वो नहीं होती कि आपने प्राणायाम किया और कुंडलनी जाग गई, सुबह जाग गई और रात को सो गई। ऐसे नहीं होता। ऐसे ही ये ज्ञान अग्नि भी ऐसे नहीं होती। तीसरी आंख का मतलब हमने उसको हम बहुत मोटी भाषा में लेते हैं। मोटी भाषा में थर्ड आई का मीनिंग बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो इंटरप्रिटेशंस बहुत गलत है। जिससे लोग फोन करते हैं मुझे कि मेरी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं हो रही। मैं कहती हूँ बाबा आप सिर्फ मेडिटेशन करो, कुछ मत करो, कोई थर्ड आई एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप अपने आप आपकी सोल एक्सपेंड करेगी। नो थर्ड आई, कोई थर्ड आई का जिक्र ही नहीं करना। अपने आप ज्ञान होता है, ये स्वतः आता है, स्वतः उत्पन्न होता है। इसको स्वतः भी बोलते हैं। जो ब्रो चक्र है वो स्वतः उत्पन्न होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये मैंने आपको बता ही दिया कि हार्ट ब्रेन कोहेरेंस है और किस प्रकार से थैलेमस। इससे अगली पिक्चर दिखाऊं तो ज्यादा आपको समझ आएगा। हमारी जो वेव्स हैं, ब्रेन की जो वेव्स हैं, ये पीछे जो पिक्चर आप साइड में, एक छोटा सा जो पिक्चर है, हमारे चारों तरफ जो बायोफील्ड है, ये जो बायोफील्ड है जिसको हम एस्ट्रल बॉडी, वाइटल बॉडी, आप देखो, मतलब अंदर नहीं है हमारे थॉट बाहर बिखरे हुए हैं, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। दिखाई नहीं देती है, फिजिकल आई से नहीं दिखाई देती, बट हमें वो अपने आप अपने अंदर हमारी इंटरप्रिटेशन हमें समझ आ रही होती है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं। 1 घंटा 2 घंटे हम किस तरह के व्यक्ति बनते हैं, वो हमें समझ आ रही होती। और उसी के माध्यम से हमारा जो वेव्स हैं, वो हमारी वेव्स जो हैं, बीटा वेव्स हैं, अल्फा वेव है, थीटा वेव है, डेल्टा वेव है, किस प्रकार के जो वेव्स हैं वो हमारे चारों तरफ, ये वेव्स का जो सर्कल बनता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी ब्रीदिंग पैटर्न भी होता है। इसीलिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ब्रीदिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्रिया योग इंपॉर्टेंट है, इसलिए आनापान सती मेडिटेशन इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम आनापानसति करते हैं, क्रिया योग करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा वो जो वाइटल बॉडी मेडिसिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, चक्रा मेडिसिन की, ऑटोमेटिकली वो जो पैटर्न्स बनते हैं हमारे चारों तरफ, जो एक हम अपना जाल खुद ही बुनते हैं, जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है, ऐसे हम भी रात भर ड्रीमिंग में अपना जाल बुनते हैं। दिन भर हम अपने उस थॉट प्रोसेस से अपना जाल बुनते हैं और उसी से हमारी बॉडी जो है फॉर्मुलेट होती रहती है। तो अब इसमें मैंने एक पिक्चर ली है कि एंजाइटी के अंदर अगर वो पर्सन है तो उसकी हाई बीटा वेव और लिटिल अल्फा और थीटा एंड डेल्टा वेव है और गामा वेव। यह एक जीडीवी कैमरा है, उसके जरिए हम ये निकालते हैं। बायोफील्ड के जरिए भी कुछ कुछ एचआरवी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आजकल ऐसे इतने अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो और आप अपने हाथ पे लगाओ और आप देख सकते हो कि आपकी कौन सी वेव्स चल रही है। तो गामा वेव आप देख रहे हैं, ऊपर सबसे ऊपर है गामा वेव। गामा वेव, गामा वेव कैसे उत्पन्न होती है? गामा वेव अगर आपका ब्रो और आपका सहस्रार अगर बैलेंस है, तो मैं फिर से एक बार पीछे जा रही हूँ, ये देखो आप, ये थैलेमस है, ये थैलेमस है जो रेड कलर का डॉट है तो ये मिड ब्रेन। लेकिन आप देख रहे हो ऊपर की तरफ थिंकिंग ब्रेन कॉर्टेक्स की तरफ एरोस बनाए हैं। तो इसमें लिखा है कि सिंक्रोनाइजेस कॉर्टिकल एक्टिविटी। अगर मेरा लिम्बिक ब्रेन और हायर ब्रेन दोनों एक ही बात करें तब गामा वेव उत्पन्न होती है। आसान भाषा में कि गामा वेव तब उत्पन्न होती है, आपका मिड ब्रेन भी वही कह रहा है और हाई ब्रेन भी वही कह रहा है और लोअर ब्रेन में जो सेंटर्स है वो अपना काम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब गामा वेव उत्पन्न होती है। तो अब जितने भी हमारे जो ऋषि मुनि हैं
जो मोंक हैं, मोंक के ऊपर जब स्टडी हुई कि भी गामा वेव का मतलब होता है कि इतनी अलर्टनेस होती है, इतनी अलर्टनेस होती है कि 200 से 1000 हर्ट्ज तक गामा वेव्स चली जाती है, इतनी अलर्टनेस होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो गामा वेव्स ही में रहते थे, तो उनको ये पता होता था कि मेरे रूम में कोई मास्टर भी, इनविजिबल मास्टर प्रेजेंट है, ये गामा वेव है। मतलब कि उनको ये पता था कि जैसे परमहंस योगानंद जी की जब हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो वो ये बता देते थे कि वहां से वो कोई व्यक्ति आ रहा है। उनके यहाँ पे पहुंचने से पहले ही उस स्टोरी में उन्होंने बताया कि मुझे पता था कि वो वहां से चल के मेरे पास आए। ये गामा वेव है कि इतना ज्यादा एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस कि उससे उनको चारों तरफ का जो फील्ड है उससे उनको ये पता लग जाता था कि किस तरह की एक्टिविटीज होने वाली हैं, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी होती हैं इससे। ओके, तो ये गामा वेव है। तो हम गामा वेव कभी कभी हमारे हमारे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम भी उसी स्थिति में होते हैं, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं डेली तो ऑटोमेटिकली जनरेट होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो गामा से नीचे बीटा वेव है। बीटा वेव सबसे ज्यादा जब हम बहुत फास्ट काम करते हैं, बहुत फास्ट जब काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली बीटा वेव जनरेट होती हैं, बहुत फास्ट चलती हैं। और उससे नीचे फिर हमारी अल्फा वेव आती है, थीटा वेव आती है और डेल्टा वेव आती है। थीटा और डेल्टा में हम ड्रीमिंग और डीप स्लीप की स्टेट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे चारों तरफ ये ब्रेन में ये वेव्स डेवलप होती रहती हैं। जितना आप शांत रहेंगे उतना ही आपकी डेल्टा वेव और गामा वेव ऑटोमेटिकली उत्पन्न होती रहेंगी। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे चलें या बंद कर दें? बहुत डीप है, देखो, सॉरी, बहुत डीप है, सब्जेक्ट्स इतने डीप हैं कि टाइम कितना हुआ? टाइम, ये बजने वाला है। आई थिंक बहुत हो गया है ना। हम यहाँ से फिर शुरू करेंगे धर्म की बात। और अच्छा। क्योंकि चलो इस 2 श्लोक को करते हैं और फिर आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में इसी से कंटिन्यू कर लेंगे। अब भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता में ये लिखा है कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम ना सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अब मेरी शरण में आने का मतलब क्या है? मेरी शरण में आने का मतलब ये है, जो पहला श्लोक है वह 18वें अध्याय का है। और अब अभी तक देखो 18वें अध्याय तक उसको क्लैरिटी नहीं हुई थी। मतलब 12वें से लेके और 18वें अध्याय तक कुछ कुछ उसको समझ आने लगा था कि मुझे योगी बनना ही पड़ेगा अगर मैं धर्म और अधर्म के बीच को पहचानना चाहता हूँ। तो अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई सारे धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में हो। शरण का मतलब क्या है? अब हमें साइंटिफिकली जानने की जरूरत है। शरण का मतलब ये होता है कि आप सरेंडर कर रहे हो अपने आप को। जो आपके पास इंद्रियों का ज्ञान है, जो आपके पास बुद्धि का ज्ञान है, जो आपके पास मन का ज्ञान है, जो आपके पास सेंसेस का, जो आपने आंखों से देख के सीखा है, ये सारे ज्ञान छोड़ के तुम सरेंडर कर दो। सरेंडर करने का मतलब ये हुआ कि जब आप सब कुछ छोड़ देते हो, जैसे विशुद्ध प्रेम में हम बोलते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव, जैसे जैसे वो कर रहा है वही मुझे भा रहा है ना। तो जब हम सरेंडर कर देते हैं सब चीजें अपनी ज्ञान बुद्धि को, तब भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि तब मैं तुम्हारे पास आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कौन है? एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब जो आपके चारों तरफ ही है, और वो ऑटोमेटिकली कॉन्शियसनेस का पोर्टल खुलता है और आप वो चीज जो लेना चाहते हो वो चीज आपको मिल जाती है, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके हो। आपकी ना इंद्रियां बची हैं, ना वृत्तियां बची हैं, ना आपका मन बचा है, कुछ भी नहीं बचा, ना शरीर बचा, सब आपने सरेंडर कर दिया। तो ये एक प्रैक्टिस है, ये हमने पीएचडी के दौरान भी सीखी कि जैसे एक पत्ता टूटता है और ऊपर टूटता टूटता नीचे धरती पे आ जाता है वो,
तो सेम इसी तरीके से हमें एक ये प्रैक्टिस ब्रो चक्रा की है कि आप आंख बंद करके और सिर्फ अपने आप को सोचो कि मैं, इंद्रियां नहीं है मेरे पास, वो निकाल दी हैं, बाहर रखी हैं, और मेरा मन भी नहीं है, वो भी बाहर रखा है, मेरा शरीर भी अब बाहर रखा है, जो मेरी वृत्तियां हैं जो मैंने इकट्ठा कर रखा था वो भी बाहर रखा है, और अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा, मेरे पास एक आत्मा बची, बस मैं उसी में निवास कर रहा हूँ। ये स्थित प्रज्ञ की एक प्रैक्टिस है। इसको आप प्रैक्टिस को करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस, और ये जो श्लोक है इसमें वो यही कह रहे हैं कि तुम सब तरह के धर्मों को छोड़ दो। धर्म, बिना योगी बने धर्म समझ नहीं आ सकता। योगी बनने का मतलब है कि आप उन सब चीजों को समझ चुके हैं, ब्रह्मांड के उन सत्य को समझ चुके हो। योगी का मतलब होता है फिर आपकी जो बायसनेस है वो उत्पन्न होती ही नहीं। आप ज्ञान से ऊपर की स्थिति में, ज्ञानी से ऊपर की जो स्थिति होती है वो योगी की स्थिति, जहाँ पे आप फिर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर आपका एक बच्चा है और आपके घर में 10 बच्चे आ गए, तो आप भेद नहीं करोगे। आपके घर में 10 बिस्किट के पैकेट रखे हैं और कोई गेस्ट आ गया तो आप भेद नहीं करो। ये योगी की स्थिति है। वो कहते हैं धर्म का पालन वही कर सकता है जो एक योगी होता है। तो योगी बनने के लिए हमें ध्यान करना, अपनी ब्रीथ टेक्निक को सीखना, योगिक प्रैक्टिसेस को सीखना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम, और उसके साथ एक चीज और बोला कि ये भी सब कृपा से मिलता है। कृपा से मतलब, कृपा का भी मतलब समझना पड़ेगा हमें। कृपा का मतलब होता है कि हम जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक प्रिंसिपल है योग के साथ रहना। योग के साथ रहने का मतलब, कृपा का मतलब जब आप जैसे हम और आप आपस में मिलके आप सबको कुछ कुछ बताते हैं और आप भी हमें कुछ कुछ बताते हैं, तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। और एक कॉमन पर्सन से हटके हैं हम लोग, जो एक आम दुनिया जैसा अपना जीवन जी रही है उससे हम बिल्कुल अलग हैं। तो जब हम उससे हटके हम एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां पे एक अज्ञानी से एक ज्ञानी की तरफ, और उसके बाद फिर हम एक योगी के रास्ते पे चलते हैं, और उसके बाद विशुद्ध प्रेम पे चलते हैं, तो ये एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने आप ही, वो कृपा होने लगती है, यानी कि वो पोर्टल खुल जाता है, वो कॉन्शियसनेस का पोर्टल खुलता है। कृपा तभी होती है जब हम उस रास्ते पे चलें, हम उस स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल्स को सीखें, तब। अदरवाइज कितना ही हम ढोल पीटते रहें, कुछ होने वाला नहीं। वो हमें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अनुभव करना ही पड़ेगा। नीचे का जो श्लोक है उसमें देखो, सबसे नीचे एक वर्ड लिखा है योग क्षेम। बहुत मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है, क्योंकि योग क्षेम आत्मवान, नीचे जो वर्ड लिखा है, योग क्षेम का मतलब ये होता है कि जब तुम मेरी शरण में आ जाते हो। वो कहते हैं कि अब, क्योंकि अर्जुन ये कहते रहे कि भाई मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, अब ऐसे कैसे होगा, मैं उनको मार दूंगा तो क्या होगा। तो अब देखो, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है ये। तो उन्होंने कहा कि तू उसकी चिंता मत कर। क्षेम, योग क्षेम का मतलब कि जो भी तेरी एक्टिविटीज है, तू मेरी शरण में आ, और सारे काम मेरे हैं, तू मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण का मतलब कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। मेरी शरण में आने का मतलब बहुत गहरे मीनिंग है, मतलब कि जब आप हमेशा उस हायर सेल्फ के साथ रहते हो, इसका मतलब ये है। मेरी शरण का मतलब क्या हुआ कि आप जिस घर में, उसमें श्लोक में ही है इसमें, कि जिस घर में जो खाना बनता है वो प्रसाद के तौर पे बनता है, और वो प्रसाद खुद ना खा के पहले दूसरों को दिया जाता है, तो वो महाप्रसाद बोला गया। कि मतलब आप उनके अंदर उस भगवान को देख रहे हो, मतलब कि आप भगवान के रूप में उनको ट्रीट कर रहे हो, वो महाप्रसाद होता है। हम मंदिर में जाते हैं, देखो,
मंदिर में जाके हम प्रसाद बांटते हैं, देखो ये प्रसाद बांट दिया, ये भगवान के चरणों में भोग लगाया और उसके बाद हमने बांट दिया। उसको क्यों बोलते हैं हम प्रसाद या महाप्रसाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ना खा के हम दूसरों को थोड़ा थोड़ा बांट रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर वो ही आत्म तत्व है जो मेरे अंदर है। तो जहां पे इस तरह की बातें होती हैं जिस घर में, वहां पर भगवान निवास करने लगते हैं। ये इस श्लोक का मतलब है कि योगक्षेम वो होता है जहां पे आप भगवान के चरणों में सरेंडर करते हो, अपने आप को सरेंडर करते हो। वहां पे वो ये कहते हैं कि योगक्षेम, योगक्षेम का मतलब है कि फिर जो तेरी एक्टिव, शेम का मतलब होता है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज, ये सारे काम मेरे हैं, ये मैं करूंगा, भगवान कृष्ण बोलते हैं। अब इसको थोड़ा मतलब साइंटिफिकली आप ये समझिए कि आप जब आप सरेंडर नहीं करते हो, आप सोचते हो मैं कर रहा हूं, मैं ही करने वाला हूं, जब वो ईगो का भाव आता है तो फिर आपके काम संपन्न नहीं होते। ये मतलब है, वो ये कहते हैं मेरे को तो अभी सफाई भी करना है, मेरे को ये काम भी करना है, ये काम भी करना है ना। तो हम सारे कामों का जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं, और जो रियल वर्क है हमारा, जो एक तपस्वी बनने का, वो हम छोड़ देते हैं। तो वो कहते हैं ना कि तपस्वी जो है रात भर जागते हैं ना। तो रात भर जागने का मतलब है कि रात को वो अपना अ, तपस्या करते हैं, और दिन भर वो अपना स्वाध्याय करते हैं। लेकिन हम दिन भर क्या करते हैं? दिन भर अपने रोजमर्रा की जिंदगी के काम करते हैं, उसी में टाइम पास करते हैं, और उसके बाद रात को सो जाते हैं। तो एक तपस्वी में और एक आम साधारण व्यक्ति की जिंदगी में इतना फर्क है, क्योंकि हम योग क्षेम में ही पड़े रहते हैं। तो वो ही भगवान कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम ये योग क्षेम वाले काम, कि उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, इसको छोड़ दो और तुम योगी बनने का आगे काम शुरू करो। योगी, योगी बनो, तुम जानो कि तुम कैसे योगी बन सकते हो, तभी तुम धर्म की स्थापना कर सकते हो। तो थैंक यू, थैंक यू। और आगे नहीं चलते, बहुत गहरे हैं ये चीजें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संगीता जी, इतना प्यारा बताया। और जो आपने आखिरी में दो श्लोक बताए उसमें तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं भक्ति मार्ग वालों को समझा समझा के थक गई कि मेरी शरण में आओ। तो ये नहीं कहते कि कृष्ण सारा टाइम मेरी स्तुति करते रहो, पर लोग समझते हैं मेरी शरण आओ मतलब कृष्ण के मंदिर जाओ, उनको सजाओ, उनका श्रृंगार करो, उनके भजन गाओ, वो हमको मुक्त कर देंगे। तो बहुत अच्छा बताया। आपको तो कभी कभी गीता ज्ञान भी देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इतना सुंदर है गीता में ज्ञान। थियोसॉफी के हर मास्टर, इवन टॉरकॉम भी गीता के फैन थे। मतलब हर उनके चैप्टर्स में गीता के कोई श्लोक या कोई ना कोई एक एग्जाम्पल देके बताते, बोलते इससे बड़ी बुक तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। पर लोगों के पास टाइम नहीं है समझने का। मैं भी पूरा नहीं समझी हूँ एक्चुअली, देखा जाए तो थैंक यू। और आपने आज जो हंसा के बारे में बताया वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कभी ये वर्ड नहीं सुना था। तो पति सिर क्या बोलते थे हंसा के लिए? वो कहते थे ना, हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। हिंसा छोड़ो अच्छा। ना, और हंसा का मतलब ब्रेथ को पकड़ो। अच्छा। हंसा बोलते थे वो। तो हिंसा छोड़ो, तो हिंसा मतलब, हिंसा का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं, जो यम और नियम है, यम है सत्य, हाँ। अहिंसा ना। तो अस्तेय परिग्रह, ईश्वर प्रणिधान। तो उसमें जो अस्तेय और अपरिग्रह है, तो वो हमारी डेली रूटीन में, जिंदगी में होना चाहिए। जैसे चोरी ना करना, हिंसा ना करना। तो चोरी ना करना, हिंसा ना करने का मतलब है कि अगर हमारे थॉट प्रोसेस में भी किसी के प्रति कुछ भी चल रहा है, तो वो हिंसा है। तो वो ये कहते थे कि अपनी ब्रेथ में आ जाओ, ब्रीथ लो और छोड़ो। तो आन अपान सती से तुम्हारी वो जो हिंसा की प्रवृत्ति है वो छूट जाएगी। तो हिंसा और अहिंसा बोलते थे। तो हंसा का मतलब है कि जो आपका ये जो ब्रो चक्र है,
और जो आपका सेसरार है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और जो पीनियल ग्लैंड है, इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेशनशिप रखते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस आएंगे उल्टे सीधे आएंगे। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड तो क्या करता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, उनके साथ कम्युनिकेट करता है। जैसे थायराइड के साथ करेगा ना, ऐसे ही हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड है उसके साथ करेगा। तो ये कनेक्टिविटी है। लेकिन जैसे ही गुस्सा आएगा तो सुप्रारीनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के आपस में को रिलेशनशिप से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। तो लेकिन अगर वो हमेशा साथ में ससुराल से कनेक्टेड है तो फिर वो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं बनेगी। लेकिन ये प्रैक्टिस है, सिंपल एक प्रैक्टिस है। एक नेक्स्ट जो हमारा होगा एपिसोड, उसमें ये क्योंकि कनेक्टिविटी है, अभी हाफ पोर्शन हुआ है ब्रो का, तो ब्रो चक्र और साथ में उसकी कनेक्टिविटी कैसे हमारा ब्रो चक्र हमारे सारे ग्रहों को ठीक रखता है। सिर्फ एक सांस के माध्यम से हमारे सारे ग्रह कैसे अलाइनमेंट में आ सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं। इट्स अमेजिंग पार्ट है ये ब्रो चक्र का। क्योंकि यहाँ से गया और आपके जाते ही आपकी शुद्धि होनी शुरू हो गई। तो ऐसे बोलते थे वो कि हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो, तो यानी मैंने कि अभी नहीं श्वास सुना। को पकड़ो। हाँ बिल्कुल, मैंने आज पहली बार आपसे सुना। और संगीता जी, जो आपने थर्ड आई का बताया, क्योंकि थर्ड आई को इंटरप्रिटेशन जो किया गया है ना अभी, वो सिर्फ विजन्स के माध्यम से दिया गया है। मतलब जो दिख रहा है बस उनको ही उनको लगता है कि वो थर्ड आई है। तो बहुत अच्छा आपने बताया, और मेरे ख्याल से आगे भी और हम ज्यादा जानेंगे। कुलविंदर सिंह जी ने। और एक मिनट नीता मैम, बहुत लोग तो आपका सेशन सुन के उनको सुकून मिलेगा कि अच्छा थर्ड आई का ये मतलब है। और बहुत लोग हो सकता है उदास हो जाएं कि आपने जो बताया है और थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि ज्यादा जैसे नीता मैम ने कहा कि विजन्स को ही थर्ड आई माना जाता है, कि दिखना दिखना। और दिखने में भी हमारी चॉइस है कि हमें बिल्कुल सही सही चीजें दिखनी चाहिए, अनहोनी कोई दिखनी नहीं चाहिए। तो थर्ड आई इज नॉट एन एंटरटेनमेंट चैनल कि आप जो चैनल चाहो वही आपका चलना चाहिए। थर्ड आई इज वेरी बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे आपने कुंडलनी का बताया, अवेयरनेस कितनी है, अवेयरनेस बड़ी। तो वो जो कॉन्सेप्ट थे ना कि ऐसे थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी और ऐसे ऊपर से सांप आ जाएंगे तो छत्र बना देंगे, वो जो पिक्चराइजेशन है उसको आपने क्लियर किया है। तो ये बहुत अच्छा नॉलेज है, विजडम है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल। क्योंकि थ्योरी में जब हम एक्चुअली विजुअलाइजेशन। थ्योरी और बोलो मैम। प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है, तो वो चीजें अब समझ में आ रही हैं, आनी भी चाहिए। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को फिर इन सब चीजों से। थैंक यू जी, थैंक यू, मुझे भी बहुत एक्चुअली क्लैरिटी। जो विजुअलाइजेशन, परसेप्शंस, मेमोरी, प्रोक्लेविटीज ना, ये सारे पोर्शन है हमारे मनस के। जब हम मनस के ऊपर बात करेंगे तब हमें समझ आएगा। जैसे हम अभी वाइटल बॉडी मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो हमारी वाइटल बॉडी का ही देखो कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन है। अभी चक्रास तो खत्म होने में मेरे को लगता है कई महीने लग जाएंगे। तो फिजिकल बॉडी तो कहीं हमने डिस्कस ही नहीं की। अभी तो हम सिर्फ वाइटल बॉडी को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हम वाइटल बॉडी को जब डिस्कस कर रहे हैं तो चक्रास का ही देखो कितना ज्यादा डीपर पार्ट है जो हम थोड़ा थोड़ा जिसको टच कर रहे हैं। और जब वाइटल बॉडी के बाद खत्म होगा तो जब कभी हम मेंटल बॉडी की बात करेंगे तब हमारी विजुअलाइजेशन और हमारी परसेप्शंस और हमारी मेमोरीज ना, जितने भी स्टोर हाउस है हमारा, जो थॉट प्रोसेस का, मेमोरीज का, ये स्टोर हाउस तो हमारा मेंटल बॉडी का पार्ट है। विजुअलाइजेशन थर्ड आई तो उसके बियॉन्ड है, उसके बियॉन्ड की स्थिति है कि हम कितने जागरूक हुए। तो हमारी जागरूकता डिसाइड करेगी कि हमारा थर्ड आई काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और थर्ड आई एक नहीं होती, इनफाइनाइट थर्ड आईज होते हैं। इनफाइनाइट, एक थर्ड आई की तो बात ही नहीं है कहीं। ये तो सिंपल ये है कि जैसे हम सब चीजों को, अब ऑर्गेन्स हैं जैसे लिवर है, वो बहुत सारी कोशिकाएं टिश्यूज इकट्ठे होके एक लिवर बन गया। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी मनोस्रोतस बोला गया
कि जितनी भी हमारी बॉडी के जो सटल, जो हमारी एनर्जीज हैं, सटल एनर्जीज हैं, उससे जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमारे ब्रो चक्र में और हमारे सहस्रार चक्र के बीच में ऑटोमेटिकली हमें ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। इंट्यूशंस आती है, इंट्यूशंस आती है। और इंट्यूशंस किसके पास आती हैं? जो अपनी उस मनस की स्थिति को पार करने वाला है, कर चुका है, करने वाला है या कर चुका है, उसके पास इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाती है। फिर मनस का पार्ट हट जाता है और मनस के बाद हमारा सुप्रामेंटल बॉडी का पार्ट आता है जहाँ पे हमारी इंट्यूशंस होती है। तो थर्ड आई तो उसका पार्ट है, विजुअलाइजेशन का पार्ट नहीं है। विजुअलाइजेशन बिल्कुल अलग है। हमने कुछ विजुअलाइज किया, जैसे हम विजुअलाइज करते हैं कि मैं ऐसा अपने आप को कमांड देती हूँ कुछ, तो वो कमांड देना, एक विजुअलाइज करना, वो एक अलग पार्ट है, वो मन का पार्ट है, वो सुप्रामेंटल बॉडी का, इंट्यूशंस का पार्ट नहीं है। और जब मेंटल बॉडी खत्म होगी उसके बाद अगर हम कभी सुपरामेंटल बॉडी की बात करेंगे, बॉडी ऑफ लॉज की बात करेंगे, कॉजल बॉडी की बात करेंगे, तो वो इससे भी बड़ा सब्जेक्ट, वो जो आप लॉ ऑफ कर्मा बताते हो, वो लॉ ऑफ कर्मा का जो पार्ट है वो सुपरामेंटल बॉडी का पार्ट है, कॉजल बॉडी का पार्ट है। कि भाई कहाँ कहाँ हमने ये जो स्टोर किया था ये मेमोरीज, उसके जो रूट है वो कहाँ है? वो सुपरामेंटल बॉडी, वो रूट वहां है। तो बहुत बड़े बड़े बॉडीज हैं ये, और इन बॉडीज के माध्यम से ही फिर हमारा सब लाइफ के एग्रीमेंट्स होते हैं, और उस एग्रीमेंट्स के माध्यम से ही हम फैमिली चुनते हैं, और उसी फैमिली में ही रह के ही हम अपने उस सुपरामेंटल बॉडी के जो हमारे कॉजल इफेक्ट्स होते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास और कोई चांस नहीं है। हिमालय पर्वत पे जाके बैठने से कुछ नहीं होएगा, सीखना पड़ेगा हमें। तो संगीता जी, जैसे अभी आपने कहा विजुअलाइजेशन नहीं है, तो थर्ड आई वाले लोग ये नहीं बोलते कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं, वो तो बोलते हैं कि हम मेडिटेशन में बैठे इमेजेस एंड सीन्स प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब समझ रहे हैं, वो बोलते हैं बाय मतलब खुद ही आती हैं स्वतः, दे डोंट विजुअलाइज, ऐसा बोलते हैं कि वो विजुअलाइज नहीं कर रहे। नहीं नहीं, वो पार्ट अलग है, विजुअलाइजेशन बिल्कुल अलग है, और बियॉन्ड विजुअलाइजेशन बिल्कुल अलग है, जहाँ पे हम अपनी कभी पोर्टल खुला तो पास्ट लाइफ देख, पास्ट लाइफ एक बार हमने देख लिया, वो बिल्कुल अलग है, वो विजुअलाइजेशन का पार्ट नहीं है। विजुअलाइजेशन मेंटल बॉडी का पार्ट, बियॉन्ड मेंटल बॉडी जब हम जाते हैं तब हम उसको खोल पाते हैं,